सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कितने तरीके के चेक होते हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि चेक को हमें कैसे भरना चाहिए, किस तरीके से हम फ्रॉड बचा सकते हैं। तो अगर आपने हाउ टू फिल चेक वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर काफी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम निगलेक्ट कर देते हैं और हमें कई बार ध्यान नहीं रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कितने तरीके के चेक होते हैं, चाहे वो बियरर चेक हो, ऑर्डर चेक हो, अकाउंट पे चेक हो, क्रॉस चेक हो, पोस्ट डेटेड चेक हो, ब्लैंक चेक हो। सारे टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का चेक कैसी सिचुएशन में यूज होता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो में हम सारे टाइप के चेक्स देखेंगे। पहले समझते हैं चेक होता क्या है। चेक बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो आप अपने बैंक को देते हो कि वो एक अमाउंट जितना भी आप लिखेंगे उसमें वो पे कर दे उस पेई को, जिसका नाम यहां पे आएगा। तो यहां पे पेई का नाम लिखा जाता है, यहां पे अमाउंट लिखा जाता है, यहां पे फिगर्स में अमाउंट लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और यहां पे आप साइन कर देते हैं। तो अगर आपने चेक इशू कर दिया किसी को तो बैंक को उतना पैसा उसको ट्रांसफर करना होगा। अब ये एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर उस पे चेक के ऊपर कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है तो वो नेगोशिएबल होता है। इसका मतलब उसे थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। थर्ड पार्टी का मतलब है जिसका नाम यहां पे नहीं है, उसके अलावा भी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जिसका भी नाम यहां पे लिखा जाता है वो एंडोर्स कर सकता है, यहां पे साइन कर सकता है चेक के ऊपर और नाम लिख सकता है कि किसके नाम पे वो चेक ट्रांसफर हो सकता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है अगर उसके ऊपर नहीं लिखा है, कोई इंडिकेशन नहीं है। तो अब देखेंगे हम वो किस तरीके के इंडिकेशन होते हैं। वो अलग अलग टाइप होते हैं चेक्स के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बियरर चेक क्या होता है। बियरर चेक होता है जिसको एनकैश किया जा सकता है या तो जिसके नाम पे दिया गया है वो चेक। अब मान लीजिए ये अमित कुमार के नाम पे 7,000 रुपए का चेक दिया गया है 26 अप्रैल 2018 को। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो और बियरर लिखा है यहां पे, तो ये इसका मतलब है कि या तो अमित कुमार इसको एनकैश करा सकता है या जो भी इस चेक को प्रेजेंट करेगा, मतलब जो भी इस चेक का बियरर है, होल्डर है या प्रेजेंटर है बैंक के अंदर, उसको भी ये पैसा मिल सकता है। तो ये भी एक नेगोशिएट हो सकता है, ये भी नेगोशिएबल है। दैट इज ये किसी दूसरे पर्सन को भी पास हो सकता है बाय मेयर डिलीवरी। खाली ये चेक हैंडओवर भी कर दिया किसी को, कहीं पे पड़ा भी मिल गया, अगर ये और बियरर को क्रॉस नहीं किया गया है तो वो भी इसको एनकैश कर सकता है। इसके अंदर एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है कि यहां पे अमित कुमार को यहां पे साइन करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बियरर चेक कोई भी एनकैश कर सकता है। इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है बियरर चेक के अंदर, लेकिन फिर भी अगर बहुत बड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट होता है, लाखों की बात होती है, तो जनरली बैंक्स आइडेंटिफिकेशन मांग लेते हैं। इसीलिए ये काफी रिस्की होता है क्योंकि ये बियरर चेक कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, कोई भी पैसा निकाल सकता है। तो ये बियरर चेक देने से पहले आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, एक रिस्क भांप लेना चाहिए। अब देखते हैं ऑर्डर चेक क्या होता है। ऑर्डर चेक बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन को या एंटिटी को या तो अगर किसी पर्सन के नाम पे काटा गया है या किसी कंपनी के नाम पे काटा गया है चेक, तो उसी को पैसा मिलेगा। और यहां पे और बियरर, अगर मान लीजिए और बियरर वाला चेक है, अगर आप इसको स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं या धारक को यहां पे, तो ये भी एक ऑर्डर चेक बन जाता है। और कुछ चेक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें यहां पे ऑर्डर लिखा होता है, ऑन ऑर्डर, राइट, तो उसे भी हम ऑर्डर चेक बोलते हैं। अगर आप ये बियरर चेक के अंदर और बियरर काट देंगे तो ये भी एक ऑर्डर चेक बन जाता है। तो जो इसके अंदर जो पेई है, अब मान लीजिए ये अमित कुमार है, इसको ये इसको बेसिकली किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, तो ये बेसिकली नेगोशिएबल है। ठीक है जी, ये बियरर चेक की तरह ये भी नेगोशिएबल है, उसमें खाली डिलीवरी से नेगोशिएबल हो जाता है। यहां पे एंडोर्समेंट चाहिए, अमित कुमार को यहां पे साइन करने होंगे, तभी ये एंडोर्स होने के बाद ही नेगोशिएबल बनेगा और किसी थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफर होगा। और बैंक जनरली आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलते हैं, ऑर्डर चेक पे पेमेंट करने से पहले एक आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। जो ये अमित कुमार हैं इनको अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक देखते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस होता है। काफी लोग सोचते हैं कि क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक
सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं है, एक माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको भी बता देता हूं। सबसे पहली बात का आपको जो ध्यान देना है कि कैश पेमेंट जो है वो इसमें नहीं हो सकती है पेई को। तो अगर आपने इस तरीके से इसको क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स अमित कुमार को पेमेंट तो होगी, लेकिन वो बैंक अकाउंट के अंदर होगी या फिर किसी भी अकाउंट के अंदर होगी, चाहे अमित कुमार हो चाहे कोई और हो। तो क्रॉस करने का मतलब है कि ये खाली अकाउंट के अंदर जा सकता है पैसा, ये कैश नहीं हो सकता। फिर पेमेंट जो है बैंक अकाउंट के अंदर हो सकती है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, जनरल क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है कि ये किसी अकाउंट के अंदर ही पैसा जाएगा, दैट मींस या तो अमित कुमार के नाम पे के अकाउंट में जाएगा पैसा, या फिर अगर अमित कुमार यहां पे किसी को एंडोर्स कर देता है, किसी का नाम लिख देता है XYZ का, तो XYZ के अकाउंट में भी पैसा जा सकता है, राइट। तो इसे कहते हैं हम जनरल क्रॉसिंग। फिर होती है एक अकाउंट पे क्रॉसिंग। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग के अंदर पहले तो हम ये नाम मिटा देते हैं। अकाउंट पे क्रॉसिंग के अंदर क्या होगा, ये जो क्रॉस लाइन है इसके अंदर आप अकाउंट पे लिखेंगे, और अकाउंट पे का मतलब है खाली अमित कुमार के अकाउंट में ही पैसा जाएगा। अब अमित कुमार इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब हो गया ये नॉन नेगोशिएबल हो गया है। अब इसके अंदर ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। फिर एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर अभी हम इसको हटा देते हैं, अकाउंट पे को और क्रॉस चेक को। स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर किसी सेड बैंक के अंदर पैसा जाता है, अमित कुमार के नाम पे तो जाएगा लेकिन किसी सेड बैंक में जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रॉस करके फॉर एग्जांपल यहां पे ICICI बैंक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ICICI बैंक के किसी अकाउंट में ही पैसा जाएगा। यहां पे अगर आपने इस तरीके से क्रॉस कर दिया है तो अब वो अमित कुमार का ICICI अकाउंट भी हो सकता है और किसी और का भी ICICI बैंक में अकाउंट हो सकता है, जिसको अगर चाहे अमित कुमार एंडोर्स करता है उसके नाम पे। तो मान लीजिए यहां पे अमित कुमार एंडोर्स कर देता है और XYZ का नाम लिख देता है, तो XYZ का जो ICICI बैंक का अकाउंट होगा वहां पे पैसा चला जाएगा। तो ये हो गए क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक। अब हम बात करते हैं ओपन और अनक्रॉस चेक की। तो चेक जिसको क्रॉस नहीं किया जाता उसे हम अनक्रॉस चेक कह देते हैं या ओपन चेक कह देते हैं। तो इसके अंदर कैश पेमेंट भी हो सकती है या फिर अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है अमित कुमार के या किसी और के भी, राइट। तो अब ये बियरर चेक भी हो सकता है, ऑर्डर चेक भी हो सकता है, ये नेगोशिएबल भी है। बेसिकली अमित कुमार किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है यहां पे एंडोर्स करके, राइट। तो ओपन चेक एक काफी रिस्की है ये भी, तो ये बेसिकली आप इसका रिस्क असेसमेंट कर लें। ओपन चेक जनरली तब यूज करते हैं जब आप सारी चीजें ओपन रखना चाहते हैं, तो अमित कुमार के पास पूरी की पूरी लिबर्टी है कि वो किस तरीके से उस चेक को यूज करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, अब ब्लैंक चेक की बात कर लेते हैं। ब्लैंक चेक के अंदर आप बेसिकली खाली साइन कर देते हैं और अमाउंट मेंशन नहीं करते हैं मेनली। तो ये जो रुपीज वाला अमाउंट है ये मेंशन नहीं करेंगे आप, और बाकी जो पेई का नाम है वो आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी, और डेट भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर आप इसको अकाउंट पेई भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक करके अकाउंट पेई भी बना सकते हैं। तो बेसिकली ब्लैंक चेक का मतलब है कि आप अमाउंट नहीं भर रहे हैं, आप जिसको भी वो चेक दे रहे हैं वो अमाउंट अपने हिसाब से भर सकता है। तो यहां पे भी ये बहुत रिस्की मामला हो जाता है, आपके अकाउंट से कितना भी पैसा निकल सकता है, राइट। तो आपको यहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर देख लेना चाहिए, आप जिसको ट्रस्ट करते हैं उसी को ब्लैंक चेक दीजिए। लेकिन कुछ केसेस में जैसे बैंक्स होते हैं वो सिक्योरिटी के तौर पे आपसे ब्लैंक चेक रखवाते हैं, तो उस केस में आप लिमिट असाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी बैंक को दे रहे हैं तो आप यहां पे मैक्सिमम लिमिट असाइन कर दीजिए, राइट। तो आप यहां पे ऐसे लिख देंगे मैक्सिमम लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाख का लोन लिया है तो आप यहां पे 15 लाख की अमाउंट डाल देंगे, तो 15 लाख से ज्यादा का अमाउंट इस ब्लैंक चेक से नहीं निकलेगा कभी भी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है जब आप कोई पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी लेटर डेट पे। आज मान लीजिए 26 अप्रैल 2018 है, तो आप हो सकता है कि 5 मई को ये कुछ पैसा ट्रांसफर करना चाहें, तो आप 5 मई 2018 की यहां पे डेट डाल सकते हैं। तो ये जनरली तब होता है, काफी केसेस हो सकते हैं ऐसे। अब हो सकता है कि आपका इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस हो आज की डेट में, हो सकता है आपकी 1 तारीख को 1 मई को सैलरी आ जाए, राइट। तो आप अपनी रेंट पेमेंट भी कर सकते हैं, लोन रीपेमेंट जानी है आपकी, मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डेटेड चेक दे रखा है किसी बैंक को, तो वो पेमेंट हो सकती है। तो आप जब भी कोई फ्यूचर डेट में कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट डेटेड चेक इशू कर सकते हैं, और बैंक जो है डेट ऑफ इशू से पहले पैसा रिलीज नहीं करेगा, तो इस केस में 5 मई से पहले पैसा रिलीज नहीं होगा। अब बात आती है सेल्फ चेक की। सेल्फ चेक आप तब इशू करते हैं जब आप कैश निकालना चाहते हैं अपने ही अकाउंट से, राइट।
तो आप अपना करंट डेट का वहां पे अकाउंट, जो भी चेक है, जिस भी दिन आप कैश निकालना चाहते हैं उस दिन की डेट डालिए, यहाँ पे सेल्फ लिखिए और इस तरीके से आप लाइन डाल दीजिए और जितना भी आप अमाउंट निकालना चाहते हैं कैश निकाल लीजिए। अब एक बात का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे इसको क्रॉस मत कीजिए, अदरवाइज आप चाहे वहां से कैश नहीं निकाल पाएंगे, राइट। और यहाँ पे और बियरर को भी कैंसिल मत कीजिए, तो आप आराम से कैश निकाल सकते हैं, या फिर आपके बिहाफ पे कोई और भी कैश निकाल सकता है। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए सेल्फ लिख दिया और बियरर आपने अगर कैंसिल नहीं किया, तो आप अगर मान लीजिए किसी को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी ये चेक देते हैं तो वो भी आपके बिहाफ पे कैश निकाल सकता है। चलिए अब देखते हैं बैंकर्स चेक क्या होता है। बैंकर्स चेक बेसिकली बैंक इशू करता है। तो अगर ये आपने इशू नहीं किया है, अब हालांकि मैं एग्जांपल में मेरा ही चेक है ये, तो ये बेसिकली आप ये मान के चलिए मैं बैंक का ही रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैंने बैंक की तरफ से ये साइन कर दिया है, तो ये एक्सिस बैंक की तरफ से जो चेक इशू होगा उसे हम बैंकर्स चेक कहते हैं। तो अब ये उसके खुद के बिहाफ पे भी हो सकता है या कस्टमर के बिहाफ पे भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी कस्टमर को किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज के अंदर फीस भरनी है, तो वहां पे बैंकर्स चेक या फिर ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अब देखिए बैंकर्स चेक और ड्राफ्ट सेम नहीं होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक अलग अलग होते हैं, लेकिन काफी सिमिलैरिटीज भी हैं इसके अंदर। देखते हैं हम। तो बैंकर्स चेक में बेसिकली अब मान रहे हैं हम कि एक्सिस बैंक ने इस चेक को इशू किया है, लेट से अमित कुमार के नाम पे 20,000 का ये चेक इशू करा है। तो अब ये बेसिकली इसमें 2-3 फायदे होते हैं। एक तो इस तरीके का चेक लैक ऑफ फंड्स की वजह से बाउंस नहीं होगा, राइट। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो बैंकर्स चेक के लिए इसीलिए इंसिस्ट करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसके बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो वो चेक बाउंस भी हो सकता है, तो यहां पे वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। और ये बेसिकली नॉन नेगोशिएबल होता है, जिसका भी नाम लिखा जाता है उसी के अकाउंट में पैसा जाता है, और ये पेएबल इन सेम सिटी होता है। अगर दिल्ली के अंदर ये इशू हुआ है तो ये दिल्ली के अंदर ही पेएबल होगा। फिर ये 3 महीने तक वैलिड होता है, बाकी के चेक्स की तरह ये भी 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए बैंक अपने ही बिहाफ पे चेक इशू कर रहा है, मान लीजिए एक्सिस बैंक की कोई ब्रांच है चेन्नई में और वो उसने रेंटेड ले रखी है, राइट। तो उसे भी काफी सारी पेमेंट्स करनी होती होंगी, अपने रेंट की पेमेंट करेंगे वो लोग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करेंगे, तो वो एक्सिस बैंक के खुद के अकाउंट से ही पैसा जाएगा, राइट। या फिर मान लीजिए कोई मैच्योरिटी अमाउंट पे करना है, किसी की कोई एफडी है, राइट, तो उसका पेमेंट भी बैंकर्स चेक से ही होता है। फिर कस्टमर के बिहाफ पे जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर किसी कॉलेज की फीस भरनी है तो आप एक बैंकर्स चेक इशू करवा सकते हैं, और ये बेसिकली किसी सिक्योरिटी के या कैश के अगेंस्ट ही आपको इशू होगा बैंकर्स चेक। अब देखते हैं कैंसिल्ड चेक। कैंसिल्ड चेक बेसिकली अगर आपको कभी किसी को डिटेल्स देनी है, जैसे आपको बैंक की डिटेल्स देनी है, अकाउंट नंबर देना है किसी को, राइट, आईएफएस कोड देना है, तो यहां से आपको मिल जाता है चेक से, राइट। तो आप ये कैंसिल करके इस तरीके से आप किसी को अपना चेक दे सकते हैं, या फिर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस चेक को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कोई एरर्स को गलत हो गए हैं तो उसके लिए आप किसी चेक को कैंसिल कर सकते हैं। फिर आता है स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब है, अब स्टेल का मतलब होता है खराब, तो खराब होने का मतलब है कोई भी चेक 3 महीने तक वैलिड होता है। अगर मान लीजिए एक चेक 25 जनवरी 2018 को इशू किया गया है तो ये 24 अप्रैल 2018 तक ही वैलिड होगा। तो 26 अप्रैल अगर आज की डेट है तो दैट मींस ये एक्सपायर हो चुका है, ये स्टेल हो चुका है, अब इस पे पैसा नहीं निकल सकता, इस पे पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्योंकि 3 महीने की ही वैलिडिटी होती है हर बैंक चेक की, तो बेसिकली एक्सपायरी पीरियड के बाद किसी भी तरीके की कोई पेमेंट नहीं करी जाएगी। ये होता है स्टेल चेक। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड चेक की। म्यूटिलेटेड चेक का मतलब है डैमेज्ड चेक। डैमेज मतलब चाहे वो कोई चेक फट गया है, क्रश हो गया है, मिट्टी विट्टी लग गई है, या चेक आपसे धुल गया है। तो मैंने ये देखिए एग्जांपल दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे होता है ये MICR कोड होता है। ये बेसिकली स्कैन करता है चेक को और उसकी वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन चेक करता है। अगर ये खराब हो जाता है MICR कोड तो उस पर पैसा नहीं निकल पाता है, राइट। लेकिन अगर MICR कोड और ये बाकी की डिटेल्स अगर क्लियर हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत फोल्ड भी हुआ है चेक, तो उस पर पेमेंट हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन के बिना नहीं होगी। जो ड्रॉअर है, जिसने भी वो चेक इशू किया है, उसकी कंफर्मेशन पहले लेगा बैंक और उसके बाद वो उसको एनकैश कर सकता है। अब बात करते हैं गिफ्ट चेक की। आपने बहुत बार देखा होगा कि गिफ्ट चेक मिलते हैं काफी सारे, जैसे क्रिकेट के प्राइजेस होते हैं या बहुत बड़े बड़े ओकेजन्स होते हैं, काफी बड़े बड़े चेक इशू होते हैं, राइट। तो बहुत बड़े साइज के इशू होते हैं वो,
तो वो बेसिकली प्री प्रिंटेड चेक्स होते हैं या फिर कई बार डेकोरेटिव चेक्स भी होते हैं। अगर आप किसी को वेडिंग गिफ्ट देना चाहते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहते हैं या कोई प्राइज मनी देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के गिफ्ट चेक्स किसी भी बैंक से इशू करा सकते हैं। अपने बैंक के पास जाके आप इशू करा सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं और इस तरीके के गिफ्ट चेक इशू कर देते हैं। फिर आता है हमारा ट्रैवलर्स चेक। अब ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ये एक फिक्स्ड अमाउंट का चेक होता है जिसको आप कैश कर सकते हैं या आप पेमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री में। तो जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो इस तरीके का आप एक ट्रैवलर्स चेक ले सकते हैं। जितना भी, अगर आप मान लीजिए डॉलर्स में लेना चाहते हैं, पाउंड्स में लेना चाहते हैं, हर फॉरेन करेंसी में ये आपको मिल जाता है, हर बैंक इशू कर देता है इसको। तो इसका फायदा क्या होता है? ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, जिससे अगर आप कैश ज्यादा कैरी नहीं करना चाहते या फिर आप लॉस, एक तो बेसिकली आपका कोई लॉस ना हो कैश की वजह से, या फिर आपका अगर चेक स्टील भी हो जाए, अगर चोरी भी हो जाए, तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपके साइन लगते हैं, उसके बाद ही ये एनकैश हो सकता है। तो जो भी बैंक होता है, ये इशूइंग कंपनी होती है, वो इशू करने के लिए एक फीस चार्ज करती है। तो जब भी ट्रैवलर चेक आप इशू करवाएंगे तो आपको एक फीस भी भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके काफी अच्छी स्टैंडिंग है, काफी ज्यादा अमाउंट आप रखते हैं किसी बैंक में, तो हो सकता है वो आपसे फीस ना भी चार्ज करें। तो अनयूज्ड चेक होते हैं, मान लीजिए आप घूमने के बाद वापस आ जाते हैं, तो आपके पास अगर कोई अनयूज्ड चेक है तो आप उसको एनकैश करा सकते हैं अपने बैंक में जब आप वापस आ जाते हैं। तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ चेक। हमने चेक क्या होता है ये भी बात कर ली। चेक बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अनलेस अदरवाइज इंडिकेट किया गया हो। तो अब हमने ये भी देख लिया कि किस किस केस में उसको नॉन नेगोशिएबल बनाया जा सकता है, और हमने सारे टाइप के चेक्स भी देख लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।